अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्रा, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, फ्रीडम ऑफ स्पीच है ना, वो गले पड़ रहा है। यूरोप, अमेरिका, कनाडा वगैरह के गले पड़ रहा है। आज 2 दिन हो गए, लंदन, बर्मिंघम, मैनचेस्टर, पूरे यूके, यूरोप में हर जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं। खुशियां पहले मनाई गई, जश्न मनाए गए कि हमास ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया, और अब प्रोटेस्ट हो रहे हैं इजराइल के खिलाफ। और उन प्रोटेस्टों में मैंने आपके सामने, इसीलिए मैं ज़्यादा फ़ोटो वीडियो जंग की नहीं लगा रहा इन चीज़ों की, क्योंकि वो फिर यूट्यूब गड़बड़ करता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच है ना भाई, मसला ये है, हमारे लिए नहीं है फ्रीडम ऑफ स्पीच। आरिफ आजाकिया का रास्ता रोकना है, रोको। फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे ये सब हो रहा है, और ये अटैक भी होंगे। ऑलरेडी यहाँ पे एजवेयर, गोल्डर्स ग्रीन, लंदन में ज्यूज एरिया पे, ज्यूज रेस्टोरेंटों पे और इन सब चीज़ों पे अटैक हो रहे हैं। अब इनको भाव पता चलेगा फ्रीडम ऑफ स्पीच का। हिंदुओं पे अटैक हो रहे थे, हिंदू मंदिरों पे हो रहे थे, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच की आड़ ले लेती थी यहाँ की गवर्नमेंट, कनाडा, यूके, हर जगह। अब इनको अंदाज़ा हो रहा है कि ये कितना महंगा सौदा है। मार्गरेट थैचर, आयरन लेडी प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके कहलाती हैं। उन्होंने कहा था कि हमने उन लोगों को अपने यहाँ पनाह दी है जो हमसे नफरत करते हैं। हम उनको बर्दाश्त कर रहे हैं जो हमें धमकियां देते हैं, और जो हमें कमज़ोर कर रहे हैं, हम उनको अपने मुल्क में पावरफुल कर रहे हैं। अजीज़ दोस्तों, हमास के स्लीपर सेल्स हैं यूके में, मैनचेस्टर, लंदन, बर्मिंघम, ब्राइटन, हर जगह है। और अजीज़ दोस्तों, एक मास मीडिया वॉर है। जब शाह महमूद कुरैशी इमरान खान के फॉरेन मिनिस्टर थे ना, तो यूनाइटेड नेशंस में गए थे, तो न्यूयॉर्क में इंटरव्यू दे रहे थे टीवी पे। अब चूंकि इस इंटरव्यू में म्यूज़िक है, तो कॉपीराइट का मसला है, तो मैं आपको आवाज़ नहीं सुना रहा, लेकिन आप ये देखें कि वो इसमें कह रहे हैं कि मीडिया वार में हम जीते हुए हैं, और मीडिया वार में हमारी विक्ट्री है। और ये तो हम भी कहते हैं कि वॉशिंगटन टाइम्स, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, बीबीसी, दुनिया भर के बड़े बड़े मीडिया हाउसेस, थिंक टैंक्स, लेफ्ट का इकोसिस्टम कंट्रोल करता है। और जब उनसे पूछा गया कि कौन इनको कंट्रोल कर रहा है, तो हंसते हुए कहते हैं डीप पॉकेट्स। समझ में आता है? अजीज दोस्तों, एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा चलना शुरू कर दिया इन्होंने, फेक। एक वीडियो चलाई जा रही है जिसमें पोर्टुगल के फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को दिखा रहे हैं कि फ़लस्तीनी झंडा लहरा रहा है, जबकि ये वीडियो 2022 के फुटबॉल वर्ल्ड कप की है, जब एक मोरक्कन फुटबॉलर जवाद यामिक फ़लस्तीन का झंडा लेके चला रहा था। इसी तरह एक वीडियो वायरल है कि इसराइल ने गजा में एक मस्जिद के ऊपर बमबारी करके तबाह किया है, जबकि असल वीडियो है 2014 की, जब आईएसआईएस ने सीरिया में एक मस्जिद तबाह की थी। तो इनकी मुंह बंद हो जाता है जब ये आपस में एक दूसरे को मार रहे होते हैं। मिलियंस ऑफ पाकिस्तानी मुसलमान मारे हैं पाकिस्तान आर्मी ने, इनका मुंह बंद होता है, इनकी बोलती बंद होती है। हमास ने एक इंटरनेशनल वार क्राइम्स किए हैं। इस हमले में 9 अमरीकी मारे गए हैं, दर्जनों अमरीकी होस्टेज हैं, एक कैनेडियन मारा गया, 2 गायब हैं, 10 ब्रिटिश मारे गए हैं या मिसिंग हैं, एक फ्रेंच मारा गया है, बहुत ज़्यादा मिसिंग हैं, 12 थाईलैंड के मारे गए हैं, 11 मिसिंग हैं, नेपाल के 10 हिंदू मारे गए हैं, जर्मनी का अभी तक फिगर नहीं पता चल रहा, बेशुमार मार रहे हैं। एक जर्मन लड़की की वीडियो बहुत वायरल है। रशिया का 1 मरा है, कंबोडिया का 1 मरा है, चाइना के भी बेशुमार मरे हैं, ब्राज़ील के 3 जख्मी हैं, पैराग्वे के 2 मर गए हैं, यूक्रेन के 2, मैक्सिको, आयरलैंड, तंजानिया, और इंडियंस भी हैं
इंडिया की एक केरला की नर्स की बड़ी खबर चल रही है जो जख्मी हो गई है, जो फ़ोन पे बात कर रही थी जब हमला हुआ। ये वॉर क्राइम्स हैं। आप ये देखें कि ये एक पोस्ट लगी थी कि ये यहूदी लड़कियों के साथ हो रहा है, हमास ने किया है। उसके नीचे खाली हज़ारों मुसलमानों के कमेंट्स पढ़ के ही आपको इनकी मेंटालिटी का अंदाज़ा हो जाएगा। ये काबिल माफ़ी नहीं है। आज इजराइल को पूरा हक है, जो इनके हक में भी बोलता है उनके साथ ये क्या करते हैं ये आप देखें कि ये विवियन सिल्वर कैनेडियन इजरायली है जो हमेशा फ़लस्तीनियों के राइट्स की बात करती थी। इसको इसके घर से हमास टेररिस्ट खींचते हुए ले गए और अभी ये होस्टेज है। आप इनके लिए बात करोगे, एडवोकेट ऑफ डेविल बनोगे ना, तो आपके साथ भी ये खुद मारेंगे आपको। अजीज दोस्तों, नेतन्याहू की वार के ऊपर मैं आता हूं। कतर और सऊदी अरब और सब ने कंडेम किया है कि रोको इस जंग को, और ये जंग गलत है, और ये मर रहे हैं लोग, और ये और वो। जब तक हमास का वन साइडेड अटैक चल रहा था ना, किसी एक मुसलमान ने आवाज़ नहीं उठाई थी। हमास के अटैक के बाद मैंने फौरन ट्वीट की थी कि किसी एक मुसलमान का बता दो रिएक्शन। किसी एक मुसलमान देश ने कंडेम नहीं किया, ना कुछ कहा। जैसे ही इसराइल ने हमला किया तो वार रोको, वार रोको, वार रोको। उस वक्त तो खुशियों के शादियां नहीं बजा रहे थे। अजीज दोस्तों, एक बैलेंस्ड बयान आया है इमारात का, जिसने कहा है कि जो हमास ने किया है वो गलत है। जंग वैसे भी किसी के हक में नहीं, जंग नहीं होनी चाहिए, लेकिन हमास के टेररिस्टों ने जिस तरह लोगों को रेप किया है, मारा है, होस्टेज है। ये वाहिद इस्लामिक कंट्री है इमारात जिसने एक तरह से कंडेम किया है। और वाकई एक कोई दुनिया में अगर मॉडल मुस्लिम स्टेट है तो इमारात है। काफ़ी इनकी टॉलरेबल वो हैं। कतर अब डायरेक्ट टॉक करने की कोशिश कर रहा है इजराइल और हमास के आपस में, आप एक दूसरे के होस्टेजिस को आज़ाद करा दें। असल हमास यही चाह रही थी, होस्टेज लेके इसीलिए गई थी कि इसके बदले हम सारे प्रिजनर्स को आज़ाद कराएंगे। अब कतर इनकी दलाली कर रहा है। मैं आपको ये बता दूं कि हिजबुल्लाह का जो चीफ डॉन है ना, वो हानिया, इस्माइल हानिया, वो कतर में रहता है। तालिबान कतर में रहते हैं। कतर का मामला दूसरा है। अब सऊदी अरब भी प्रेशर में आता है। इसकी वजह यह है कि सऊदी अरब की एक बहुत बड़ी मजबूरी है, उसकी खुशकिस्मत भी है, ज़ाहिर है। उसका सऊदी अरब में मक्का मदीना है। मक्का मदीना इकोनॉमिकली हमेशा सऊदी अरब को 1400 साल से सहारा देता है, क्योंकि 1400 साल पहले भी मक्का वालों का सबसे बड़ा आमदनी का ज़रिया हज होती थी। हज इस्लाम से पहले से होती थी। पूरे अरब वर्ल्ड से हाजी आते थे और एक अल्लाह की पूजा नहीं करते थे, वहाँ पे बुत होते थे। मदीना पे अगर यहूदियों का हक है, क्योंकि वो मदीना यहूदियों का शहर था, तो यहाँ हिंदुओं का हक है कि इनकी मूर्तियाँ होती थीं। लात मन्नात 360 बुत थे खाना काबा में, मक्का में। तो मक्का और मदीना में, मक्का में हज करने के लिए लोग इस्लाम आने से पहले से आते थे। ये अरबों का सबसे बड़ा इनकम का रिसोर्स था और आज भी है। आज पेट्रोल के बाद दूसरे नंबर पर सबसे बड़ी इनकम सऊदी अरब की हज उम्रा है। तो सऊदी अरब को मुसलमानों का जज्बात देखने होते हैं। तो अब सऊदी अरब ने सस्पेंड कर दिया है इजराइल सऊदी अरब की जो बातचीत चल रही थी नॉर्मलाइजेशन की, और हमास, ईरान और फ़लस्तीनी। देखें, हमास कह के हम फ़लस्तीनियों को क्लीन चिट देते हैं ना, दैट्स रॉन्ग। हमास वहाँ की इलेक्टेड गवर्नमेंट है। हमास वहाँ इलेक्शन जीतती है, इलेक्शंस में वोट आम फ़लस्तीनी डालता है।
और हमास क्लियरली कहती है कि इसराइल का सफाया हमारा मकसद है। तो अजीज दोस्तों, सऊदी अरब के ऊपर प्रेशर था, उसने वो बातचीत सस्पेंड कर दी। हमास का मकसद भी यही था कि अगर ये सारे ही अरब और सारे ही मुसलमान देश अगर कबूल कर लेंगे इसराइल को तो फिर हमारा तो ख़त्म कहानी। तो वो अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए ये सुसाइडिकल एक अटैक है, क्योंकि इनको पता है कि अब इसराइल का रिएक्शन क्या आएगा। इसराइल का रिएक्शन ये है कि नेतन्याहू ने बाइडेन को फ़ोन करके कहा कि ये एक बहुत ही ज़्यादा फोर्सफुल और प्रोलॉन्ग्ड, यानी ज़्यादा हम पावर के साथ अटैक करेंगे और बहुत लंबी लड़ाई है, और इसके लिए हमें सिर्फ पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं चाहिए। लेट द वर्ल्ड डू व्हाट दे वांट, जिसको जो कहना है कहो, हम तो लड़ेंगे, हथियार चाहिए। और अमेरिका ने बिल्कुल कहा है कि हम हर किस्म का हथियार देंगे। अमेरिका ने अपना सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर, सबसे पावरफुल, सबसे ज़्यादा ख़तरनाक हथियारों वाला यूएस जिराल्ड फोर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर भेजा है इसराइल के पानी में। इसमें यूएसएस नॉर्मंडी गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, यूएस थॉमस हुडनर मिसाइल डिस्ट्रॉयर है, यूएस रेमेज है, यूएस कार्नी है, यूएस रोजवेल्ट है, यूएस एयरक्राफ्ट का स्क्वाड्रन है। इसमें 75 एयरक्राफ्ट रखने की जगह है इस एयरक्राफ्ट कैरियर पे। F-35S हैं, F-15s हैं, F-16S हैं, A-10 हैं, F-22S हैं, ये लेटेस्ट। अब ये एक बड़ी जंग की तैयारी है। अगर क्या ये होना है, मस्ट होना है। इज़राइल ने इस जंग को बढ़ावा देना है और इसमें ईरान ने कूदना है। नहीं कूदा तो इज़राइल ईरान में कूदेगा। वन वे और अदर ईरान पे अमेरिका को आगे होना होगा। और अगर ईरान पे हमला होता है तो लेट्स सी कि रशिया और चाइना की क्या स्ट्रेटेजी होगी, क्योंकि इससे मिडिल ईस्ट में अमेरिकन अथॉरिटी ऑलरेडी है लेकिन टोटल हो जाएगी। फिर ऐसे में इस्लामिक देश का क्या रिएक्शन होता है। अब इस्लामिक देश में ईरान पे हमला होता है, अमेरिका हमला करता है, तो फिर पाकिस्तान बॉर्डर के साथ है। पाकिस्तान आर्मी क्या करेगी? ईरान का साथ देगी कि अमेरिका का? आपको याद होगा कि जब मुशर्रफ, जरदारी और नवाज शरीफ 2002 से, मतलब 9/11 के बाद से 2001 से 2007 तक मुशर्रफ का पीरियड था। जरदारी 2008 से 2013 तक था, 2013 से 2018 तक नवाज शरीफ था। इस पूरे पीरियड में पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में और अफ़गानिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में अमेरिकन ड्रोन हमले करते थे। जहाँ जिसकी घर पे जिसकी शादी हो रही है, किसी की गाड़ी के ऊपर हमले होते रहते थे। कहाँ से उड़ते थे वो ड्रोन? शम्सी एयरबेस। शम्सी एयरबेस पाकिस्तान का एक एयरबेस है जो अमेरिका को ठेके पे दिया हुआ था। पाकिस्तान से ही वो ड्रोन उड़ते थे और अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में अफ़गानी और पाकिस्तानी सिटीजन्स को टारगेट करते थे। और पाकिस्तान कंडेम करता था इसको, गलत हो रहा है, गलत हो रहा है। मुझे याद है कि जरदारी के ज़माने में जब अमेरिकन से बात हो रही थी तो जरदारी सरकार ने अमेरिकन से कहा था कि आप अपने हमले जारी रखें, लेकिन हम कंडेम तो करेंगे ना, अपनी आवाम को भी तो मामू बनाना है ना। ये उनके अल्फाज थे। तो आप देखिएगा कि अगर ईरान पे हमला होता है तो पाकिस्तान अमेरिका को साथ देगा, और ईरान पे इजराइल हमला नहीं करेगा, ईरान पे अमेरिका हमला करेगा। इसलिए कि इजराइल हमला करेगा तो फिर इस्लामिक देश इजराइल को टारगेट करेंगे। अमेरिका के खिलाफ तो किसी के बाप की हिम्मत नहीं है। और फिर पाकिस्तान इजराइल को मदद नहीं देगा, अमेरिका के आगे मजबूर है। और नहीं देगा
तो पाकिस्तान का तो सत्यानाश हो चुका है ऑलरेडी, और फिर तो ख़त्म, कहानी ख़त्म हो जाएगी। पाकिस्तान के पास तो खाने को पैसा नहीं, कर्जदारों की लाइनें लगी हुई हैं। अमेरिका ने खाली ज़रा डोरियां खींची ना तो पाकिस्तान धड़ाम से नीचे आएगा। तो एक बहुत ही ख़तरनाक सिचुएशन ईरान पाकिस्तान के लिए हो रही है। ईरान को इस मसले में, इस जंग में ना चाहते हुए भी आना पड़ेगा, और ईरान का एक जो इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट सरकार है उसका एक खात्मा। फिर देखें, बार बार नेतन्याहू कह रहे हैं कि ये एक लंबी जंग है, इस जंग में हम बहुत दूर तक जाएंगे। नेतन्याहू ने कहा है कि मिडिल ईस्ट की जियोग्राफी चेंज होगी। अब आप सोचें कि वो ऐसे ही तो नहीं कह रहा ना, बाकायदा एक पूरी स्ट्रेटेजी बना ली गई है। ये आप भूल जाएं कि 2 दिन 4 दिन में ये हमला रुक जाएगा। लगातार हिस्ट्री रही है इजराइल और उसकी हमास की। क्लिंटन के ज़माने में 97 में जब यासिर अरफात ने PLO, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मशहूर थी, ख़त्म करके इज़ाक राबिन इजरायली प्राइम मिनिस्टर के साथ जब पीस एग्रीमेंट किया था, उस वक्त ये हमास और हिजबुल्लाह और ये सब एक्टिवेट हुई थी। उन्होंने अटैक करने शुरू किए। 2005 में अगेन एक एग्रीमेंट के बाद इजराइल की फौज ने गज़ा को 38 साल बाद छोड़ा, बिल्कुल उनके हवाले करके आ गए। इवन अपनी जो वहाँ पे आबादियाँ बनाई थी उनमें से भी अपने लोगों को निकाल के वापस लेके आए और पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को वो दे दी। हमास ने उसके बाद 2006 में इलेक्शन में मेजॉरिटी सीटें जीती, जिस पे अमेरिका ने फ़लस्तीन की मदद बंद कर दी। और अब वापस कल अमेरिका और यूरोपियन यूनियन ने फ़लस्तीन की जो ह्यूमैनिटेरियन एड जाती है वो बंद कर दी है। और इजराइल को, पैलेस्टाइन को कहा गया अमेरिका की तरफ से 2006 में कि तुम लोग वायोलेंस और टेररिज्म को ख़त्म करने की बात करो और इसराइल को कबूल करो तो ठीक है। उन्होंने कहा नहीं। हमास ने इजरायली आर्मी की जिलात शालित क्रॉस बॉर्डर पोस्ट के ऊपर हमला किया 2006 में। हमास ने गज़ा में अपने अड्डे मजबूत किए। फिर इसराइल ने 22 दिन का एक मिलिट्री ऑफेंस किया गज़ा के ऊपर 2008 में। 1400 फ़लस्तीनी मारे गए। 2012 में फिर हमास के मिलिट्री चीफ को मारा, अहमद जबर्त को। रॉकेट फायर हमास ने किए। इस तरह ये 2014 में हुआ, 2018 में हुआ, 2021 में हुआ, 2022 में हुआ, जनवरी 2023 में हुआ। इस्लामिक जिहाद ने गज़ा से 2 रॉकेट फायर किए इजरायली ट्रूप्स के ऊपर, एक रेफ्यूजी कैंप पे वगैरह वगैरह। अब ये जो है ना, ये आप भूल जाएं कि ये ऑपरेशन है। नेतन्याहू ने बार बार कहा है और साफ कहा है, अपनी कौम से भी कहा है कि इजरायलियों एक लंबी जंग के लिए तैयार हो जाओ। अब ये रेडी है, तैयार है एक आखिरी जंग के लिए, और उसके बाद किसी अरब देश की हिम्मत नहीं होगी कि वो फ़लस्तीन का नाम भी ले। अभी ये जंग बहुत बढ़नी है और ये लगातार मुसलसल जो ये हो रहे हैं ना हमले, उसमें ये अब एंड पे आ गया है। हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और टेररिज्म पे बिलीव करती है। इजराइल का एक ऑप्शन है सैमसन ऑप्शन। इजराइल के पास 200 न्यूक्लियर बॉम्ब हैं और वो मिडिल ईस्ट के हर कंट्री के कैपिटल की तरफ तैयार लॉन्च पैड पे पड़े हुए हैं, और कई यूरोपियन कैपिटल्स के भी लॉन्च पैड पे पड़े हैं। सैमसन ऑपरेशन है ना, ये मिलिट्री एनालिस्ट और ऑथर्स ने इसराइल की
मैसिव रिटेलिएशन विथ न्यूक्लियर वेपन एज ए लास्ट रिजॉर्ट, कि अगर इजराइल को अपनी सर्वाइवल का मस्त खतरा होगा ना, तो वो सैमसन ऑप्शन यूज़ करेगा, जिसके तहत वो न्यूक्लियर वारहेड के साथ मिसाइल दुनिया के कई शहरों यानी मिडल ईस्ट और कुछ यूरोपियन सिटीज़ के ऊपर हमला कर सकता है। ये एक फ़लस्तीनी है, चाय पीते हुए मज़े से इंजॉय कर रहा है। जब हमास रॉकेटों से हमला कर रहा था इजराइल पे, ये इंजॉय कर रहा है। ये सिविलियन है। फिर कहते हैं ना कि सिविलियन को मारना ये है वो है, ये सिविलियन है। अजीज दोस्तों, कांग्रेस से जो उम्मीद थी उसने वही किया। कांग्रेस ने पैलेस्टाइन को सपोर्ट करने का ऐलान किया है, और कांग्रेस से हम यही उम्मीद रखते थे, और इससे कोई अच्छी उम्मीद नहीं थी। अजीज दोस्तों, बराक ओबामा जो हिंदुओं और इंडिया के मसले पे बढ़ चढ़ के बात करते हैं, अब तक खामोश है। हर छोटे छोटे इशू पे भी इसको बोलना होता है। अभी G20 कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तो इसमें इसने इंडिया के खिलाफ कितनी बातें की थी। इस मसले पे अभी तक इसने हमास को कंडेम नहीं किया है। अजीज दोस्तों, वीडियो बनाने के बाद ये बराक ओबामा की ट्वीट आई है। अमेरिका के सारे लोग बहुत ही हॉरिफाइड हैं, और जो टेररिस्ट अटैक इजराइल पे हुआ है, इनोसेंट सिविलियंस मारे गए हैं, उसके लिए हम दुआ करते हैं, और जो फंसे हुए हैं हॉस्टेजेस उनकी वापसी के लिए दुआ करते हैं, और हम अपने अलाय इजराइल के साथ खड़े हैं कि हमास को डिसमेंटल किया जाए। लेकिन डंडी मार गया कि फ़लस्तीन की आज़ाद रियासत की भी बात कर दी, कि हम चाहते हैं कि इजराइल और फ़लस्तीन दो आज़ाद रियासतें हों। 50 बार तो बता चुके हैं कि आज़ादी जब भी उसने दी है इजराइल ने, इन्होंने हमले किए हैं। बराक ओबामा, हम तुम्हारी औकात जानते हैं। निकी हेली, उसने साफ कहा है कि यह हमला नहीं है इजराइल, यह इजराइल पे हमला नहीं है, यह अमेरिका पे हमला है। नेतन्याहू, ख़त्म करो इसको। इन सबको जहन्नम दिखाना है, और जब तक ये नहीं होता तुम्हारा काम ख़त्म नहीं होता। अजीज़ दोस्तों, कमी महसूस होती है डोनाल्ड ट्रंप की। ये देखें, जो बाइडेन ने लास्ट वीक $6 बिलियन ईरान के रिलीज़ किए। अब देखें, डेमोक्रेट और रिपब्लिकन पॉलिटिक्स। बराक ओबामा ईरान के साथ बढ़ चढ़ के मुआहदे कर रहा था, एग्रीमेंट्स हो रहे थे, कोई एम्बार्गो नहीं था, कोई कुछ नहीं था, ह्यूमन राइट्स सब बढ़ गए थे उस वक्त, कुछ भी नहीं। ट्रंप ने आके एम्बार्गो लगाया, जिस पे डेमोक्रेट्स ने बड़ा क्रिटिसाइज किया था। ईरान के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हो रहे थे और ये था। अबे न्यूक्लियर बम बनाने के लिए तैयार हो गया था ईरान, बिल्कुल एंड पे आ गया था अगर ट्रंप ना रोकता तो। अगर ट्रंप की जगह बाइडेन होता ना, तो अब तक न्यूक्लियर वेपन का धमाका कर चुका होता ईरान। ट्रंप ने टाइमली उसको रोका, एम्बार्गो लगाया। बाइडेन ने आके वो एम्बार्गो भी ख़त्म कर दिया, और अब $6 बिलियन प्रिजनर स्वैप के उस पर ईरान को दिए। जैसे ही दिए, ये अटैक हो गया। अब कोई बाइडेन से पूछे कि भाई साहब जवाब दो। तो अजीज दोस्तों, गजा का बिल्कुल सीज कॉर्डन ऑफ कर दिया है इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर। मैंने कल आपको ये बता दी थी, ब्रेकिंग न्यूज़ थी उस वक्त। उसने कंप्लीट सीज कहा है। इलेक्ट्रिसिटी, कोई खाना पीना नहीं, पानी नहीं, गैस नहीं, कुछ भी नहीं जाएगा। उन्होंने कहा, याओ गैलेंट, इजरायली डिफेंस मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि हम जानवरों से लड़ रहे हैं, तो इसलिए हमें उसी तरीके से लड़ना पड़ेगा जिस तरह ये जानवर जो ज़बान समझते हैं। ये एक लंबी जंग है और चलेगी। इजराइल ने रिजर्व आर्मी जो होती है ना, वो कॉल की।
48 घंटे में 3 लाख इजरायली कॉमन सिटीजन ने आर्मी को ज्वाइन कर लिया है, रिजर्व। इजराइल ने लार्जेस्ट एयर अटैक गजा पे शुरू कर दिया है और ये कंटिन्यू रहेगा। अजीज दोस्तों, ये जंग लंबी चलनी है और ये जंग बढ़ेगी, कई मुल्कों तक जाएगी। देखना होगा कि रशिया और चाइना का क्या होगा, क्योंकि देखें अब यूक्रेन का तो मसला भूल जाएं, ये तीसरा दिन है यूक्रेन का नाम भी कोई नहीं ले रहा। अब वो ज़ेलेंस्की है ना, वो अब बैठ जाए। बड़ा पैसा बनाया है ज़ेलेंस्की और उसकी टीम ने। यूरोप अमेरिका में इन्होंने इतनी प्रॉपर्टियां खरीदी हैं, अमेरिका के $100 बिलियन से ज़्यादा की जो मदद मिली है। भाई वो पैसा क्या कर रहा था $100 बिलियन से ज़्यादा एक सवा साल में, जबकि हथियार तो सारा यूरोप और अमेरिका दे रहा था, पाकिस्तान दे रहा था। तो $100 बिलियन का क्या कर रहा था वहाँ पे? ताबूत बना रहा था। जाहिर है इन्होंने प्रॉपर्टियाँ ले ली। अब अमेरिका का वो जंग ख़त्म हो गई है, अब ये जंग चलेगी। और यही अमेरिका की भी विश थी कि जंग यूरोप के बजाय एशिया की तरफ आए। अजीज़ दोस्तों, लेट्स सी कब इसमें पाकिस्तान ईरान कूदते हैं, कब वो इन्वॉल्व होते हैं, इसके बाद का सिचुएशन हमें पता चलेगी। अजीज़ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग।